जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को वन शॉट में आज फिनिश कर देंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, मैं अपनी तरफ से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट लूंगा, ऐसा भी नहीं एक कॉन्सेप्ट होगा उसके नीचे में एक एग्जांपल भी आपको दे दूंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक, एकदम बेसिक से चलेंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा ना तब भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इतनी भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑफ व्यू। अब हम इसी चीज को समझते हैं कि ये आप व्यू आया कैसे चैप्टर। ठीक है, इस आप व्यू का यानी इंपोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, इस आप व्यू को बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो देखो, आप व्यू अगर एग्जांपल लेता हूं मैं सिंपल। ठीक है, तो आप भाई स्कूल तो आप जाते होंगे ना। ठीक, तो आप स्कूल में जाते हो तो आपने देखा होगा, मैं आपके क्लासरूम की ही बात करता हूँ। ठीक है, तो क्लासरूम में क्या होता है, आपकी जो बेंच होती है एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं। तो व्यवस्थित क्रम में रखने का ये कारण होता है कि जब आप उस पर बैठते हो तो सभी जो जिसमें जितने भी स्टूडेंट वहां पर बैठते हैं वो सभी एक व्यवस्थित क्रम में दिखते हैं। या आप ऐसे समझ लो कि ये आपकी एक क्लासरूम है। ठीक है, अब इसमें देखो सभी स्टूडेंट इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लो एक ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। अगर मैं ऐसे, अगर मान लो एक क्लासरूम लेता हूँ और उसमें अगर मान लो कुछ भी समझ लो, अगर मैं स्टूडेंट को ऐसे बैठा दूं, ठीक है, अगर ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको इसमें और इसमें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए कैसे व्यवस्थित क्रम में बैठे हुए हैं। पर लेकिन यहाँ पर देखो आपको दिख रहा हो कि ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। ठीक, अगर क्लासरूम में अगर स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे तब अच्छे लग रहे होंगे या ऐसे बैठे होंगे तब अच्छे लग रहे होंगे। तो आपका आंसर मैं समझ चुका हूँ कि आपका आंसर होगा ये इसमें, क्योंकि एकदम सीक्वेंस होगा, आपको एकदम क्लियर दिखेंगे सभी। ठीक है, यानी व्यवस्थित क्रम में दिखने वाले हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अवस्थित क्रम है। ठीक है, कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है, कोई भी निश्चित क्रम में नहीं है। तो इसलिए आप व्यू में भी क्या होता है कि एलिमेंटों को हम एक इसी तरह से एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और हम आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं एलिमेंटों को। ठीक, तो इसमें अगर बात करूं तो आप व्यू में हम जो एलिमेंटों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं ना, उसी को हम आप व्यू कहते हैं कि एलिमेंट अगर आपने एक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिए तो वहां पर आप व्यू बन जाएगा। ठीक, तो ये है सिंपल, इसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि ये क्या। ठीक, तो देखो आप व्यू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है। तो ये था आप व्यू। ठीक, अब देखो आप व्यू में, अब यहाँ पर जैसे ये क्लासरूम था, इस क्लासरूम में बेंचें थी। ठीक है, यानी जिस पर आप बैठे हुए थे सीक्वेंस क्रम में बैठे हुए थे, इसी प्रकार से तो आप कितनी रो में बैठे हुए उसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो ये है, ठीक है, इसमें आप बैठे हुए थे ऐसे। तो अगर मैं बात करूं जैसे मान लो ये फर्स्ट बेंच होगी जिस पर आप बैठे होंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आप इतनी यानी 1 2 3 तीन रो में आप बैठे हुए हो। ऐसे ही इस आप व्यू में भी कुछ, ठीक है, कुछ इसकी शब्दावली है जिसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें यानी आप व्यू के अंदर क्या क्या है, एलिमेंटों को हम किस पैटर्न पर अरेंज करेंगे, फिर हम उस पैटर्न को मैं कैसे बोलूंगा, कैसे मैं समझूंगा, उसके लिए हम इसकी कुछ शब्दावली को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक एक चीज से हम डिस्कस करते चलेंगे, फिर इसके हम प्रकार पर चलेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, तो अब देखो मैं सिंपल आपको समझाता हूं। तो देखो अगर मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंटों को दिखाते हैं, ठीक, मैट्रिक्स में अगर मुझे एलिमेंटों को दिखाना है तो देखो एग्जाम्पल दूंगा एक, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी आप ये ध्यान से समझना। तो एक चीज समझ लो कि मैट्रिक्स को आयताकार रूप में ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो आप देखो। ठीक है, इस प्रकार के किसी ब्रैकेट में या इस प्रकार के ब्रैकेट से आप दिखा सकते हो, इसके अंदर आप एलिमेंटों को रख दो। ठीक है, उसी को हम आप व्यू कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें अगर मैं एलिमेंटों को रखूंगा तो आप एक चीज समझो कि अगर आप एलिमेंटों को जब इस प्रकार से रखोगे, ठीक है, इस प्रकार से रखोगे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में रखोगे, हॉरिजॉन्टली तो ये क्षैतिज रूप में रखोगे। ठीक है, तो आप जब हॉरिजॉन्टल रूप में रखोगे तो उसको आप पता क्या बोलोगे, रो बोलोगे। ठीक है, रो। अब देखो पंक्ति कैसे होती है, तो पंक्ति में आप कैसे होते हो, जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर है या एक स्टूडेंट यहाँ पर है, तो ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति में है, एक पंक्ति में है। ठीक, जैसे आपकी प्रेयर होती होगी स्कूल स्टार्ट होने से पहले, तो आप क्या होते होंगे, पंक्ति में खड़े होते होंगे, उसको हम रो बोलते हैं। ठीक,
इस प्रकार से, यानी एक क्षैतिज रूप में खड़े हुए तो उसको रो बोला जाएगा। अगर एलिमेंटों को आप ऐसे दिखाओगे तो उसको रो बोलेंगे, ठीक। पर लेकिन जब आप एलिमेंटों को ऐसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है, जब आप एलिमेंटों को ऐसे दिखाओगे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यानी ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रूप, ठीक है। अगर जब आप ऊर्ध्वाधर रूप में एलिमेंटों को दिखाओगे तो आप उसको कॉलम बोलोगे। क्या बोलो, कॉलम। अगर ऐसे एलिमेंट रो, अगर ऐसे हैं तो कॉलम, ठीक है। ये सिंपल समझना आप। अब आप ध्यान से समझना, जब मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट रखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट रखूंगा, यहाँ पर भी एलिमेंट रखूंगा, इसे रखता जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप बस एक बार 1 मिनट देना भाई। ये है मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो एलिमेंटों को ऐसे रखूंगा, ठीक है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, रो, ठीक है। ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो, रो, सभी क्या है, रो है ये, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंटों को अरेंज करते हैं तो इसको तो हम रो बोलते हैं, ठीक है। और इनको, यानी एक स्तंभ कैसे होता है, स्तंभ कैसे होता है आपको पता है, स्तंभ भाई ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो खड़ा होता है स्तंभ, या ऐसे होता है स्तंभ, ऐसे होता है ना स्तंभ। अब अगर ऐसे है स्तंभ, ठीक है, तो एलिमेंट भी ऐसे ही होने चाहिए। एलिमेंट अगर ऐसे हैं तो उसको हम स्तंभ कंसीडर करेंगे। अगर एलिमेंट ऐसे हैं, एक क्षैतिज रूप में है, एक पंक्ति की तरह है, तो उसको हम पंक्ति बोलेंगे। ये सिंपल है। ऊर्ध्व ऐसे होता है आपका स्तंभ, तो इसको हम स्तंभ के रूप में देखते हैं, ठीक। अब आप देखना, इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो देखो, अगर मैं पंक्ति के रूप, अगर स्तंभ के रूप में कंसीडर करूंगा तो देखो ये एलिमेंट ऐसे दिखेंगे स्तंभ के रूप में, तो मैं ऐसे कंसीडर करूंगा इनको। पर लेकिन जब मैं रो के फॉर्मेट में इनको कंसीडर करूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, देखूंगा, ठीक है। अब मुझे बताना ये क्या है आपका, देखो अब देखो, अगर मुझे कॉलम को दिखाना है, जैसे मैंने कॉलम फर्स्ट दिखाना है, कॉलम सेकंड दिखाना है, तो देखो कॉलम का पहला वर्ड क्या होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना। जब आपको कॉलम फर्स्ट दिखाना तो आप C1 लिख देना, जब आपको कॉलम सेकंड दिखाना तो आप C2 लिख देना, जब थर्ड दिखाना है तो C3 लिख देना, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। तो चौथा दिखाना तो C4, पांचवा दिखाना तो C5 और छठवां दिखाना तो C6, ऐसे, ठीक है। ऐसे दिखाते जाना आप, सिंपल है। तो देखो ये जो है पहला कॉलम है, ये पूरा है कॉलम फर्स्ट, ये जो होगा ये कॉलम सेकंड होगा, ठीक, कॉलम सेकंड। ये जो होगा ऐसे कॉलम थर्ड ऐसे चल जाएगा। देखो ये मैंने ऐसे ले लिया थर्ड पर कितने तो वो, ठीक है। तो अब देखो जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये मेरी पंक्ति फर्स्ट है, तो इसको देखो रो R1 लो और 1 लिख दो, R1, ठीक है। ऐसे आप कंसीडर करोगे, इसको क्या बोलोगे आप, R2, रो सेकंड हो गई। अब देखो ये जो एलिमेंट है वो किस किस में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये रो में भी आ रहा है और ये कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब कौन सी कॉलम में आ रहा है, ये कॉलम फर्स्ट में आ रहा है, और रो कौन सा है, ये रो फर्स्ट में भी आ रहा है, ठीक है। देखो दिख रहा हूँ ना आपको, ये जो एलिमेंट है ये सारे कॉलम फर्स्ट में आ रहे हैं, सभी एलिमेंट कॉलम फर्स्ट के हैं सभी एलिमेंट, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है सारे रो फर्स्ट के एलिमेंट हैं। अब इसकी बात करूं, ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट ही कॉलम है, फर्स्ट ही रो का है एलिमेंट है, ठीक। तो देखो जब मुझे किसी एलिमेंट को दिखाना है, ठीक है, नोटिस में अगर एलिमेंट की बात करूं तो देखो मुझे अगर आप व्यू के अंदर एलिमेंट को दिखाना है तो देखो आप व्यू के एलिमेंट, ठीक है, आप व्यू के एलिमेंट को पहले तो ये देखा ध्यान रखना आप स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, आप एलिमेंट जो भी होंगे हमारे अंदर कॉलम, उनको आप स्मॉल लेटर में दिखाओगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इन आप के एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर में दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। कैपिटल में नहीं यूज करना आपको, पर लेकिन आप जब आप किसी आप भी को दिखाओगे तो आप कैपिटल ले सकते हो, आगे पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं तो पहला तो ये हो गया स्मॉल लेटर में मुझे इनको दिखाना है, ठीक है। और जब मुझे अगर किसी भी अगर एलिमेंट को दिखाना है तो उसमें क्या करना होगा, मुझे AM क्रॉस N इस रूप का दिखाना है, ठीक है। या M क्रॉस N को छोड़ा AIJ इस रूप में दिखाना, AIJ ये किसी एलिमेंट को डिनोट कर रहा होगा। जहां पर जो I होगा ना, ध्यान समझना, I जो होगा वो रो और रो नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो कौन सी पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति की संख्या को दिखाएगा आपका I, ठीक है। कौन सी पंक्ति है, ये। अब बात करूं जे किसको दिखाएगा, स्तंभ की संख्या को, ठीक है। जे किसको दिखाएगा, स्तंभ की संख्या को। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक, स्तंभ की संख्या को दिखाएगा ये। और ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले तो मुझे पंक्ति दिखानी है। जैसे अगर मान लो मुझे कोई एलिमेंट दिखाना है तो उसमें पहले मुझे पंक्ति को दिखाना पड़ेगा कि कौन सी पंक्ति है, फिर मुझे स्तंभ को दिखाना पड़ेगा कौन सा स्तंभ है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को मुझे दिखाना है, ठीक है, डिनोट करना है इस एलिमेंट को, तो मैं पहले किसको दिखाऊंगा, पंक्ति को। अब आप ये चेक करोगे ये एलिमेंट कौन सी पंक्ति में आ रहा है, तो ये रो 1 में आ रहा है, देखो ये रो 1 के एलिमेंट है सारे ये सभी, तो इसका मतलब पंक्ति तो फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो कॉलम कौन से में आ रहा है, ये देखो कॉलम भी ये 1 में ही आ रहा है, इसका मतलब ये A11 हो गया,
क्या हो गया ये A11 हो गया, ये A11, ठीक है, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ रहा है। ठीक, अब इसको अगर मैं दिखाऊं इस वाले एलिमेंट को, एलिमेंट का मतलब अवयव हिंदी में। ठीक, तो इस वाले एलिमेंट को मैं दिखाऊंगा तो ये देखो रो 1 में ही आ रहा है, रो 1 ही है, रो पहले दिखाते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कौन से कॉलम में आ रहा है ये आपको दिख रहा है, कॉलम सेकंड में आ रहा है, कॉलम सेकंड है ना, देखो ये फर्स्ट था, ये कॉलम सेकंड आ गया, तो इसका मतलब A12 है, ये कॉलम सेकंड हो गया ये। इसकी बात करूं इस एलिमेंट की, मान लो ये C3 है, ठीक है, तो इसमें देखो पंक्ति तो वही है, पंक्ति चेंज नहीं हुई, पर लेकिन कॉलम ही थर्ड हो चुका है, तो A13 क्यों, पहले हम पंक्ति दिखाते हैं फिर स्तंभ दिखाते हैं। ठीक है, और तो ये ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं इसके ऐसे अगर मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट की मैं बात करूं, तो देखो ये तो चेंज होने नहीं वाला, देखो पहली ही पंक्ति रहेगी। अब कहीं भी इस वाली पंक्तियों को एलिमेंट लोगे वो पंक्ति 1 का ही होगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये पंक्ति फर्स्ट होगी, ठीक है, A1 होगी, क्या कौन सा एलिमेंट, ये सॉरी ये कौन सी पंक्ति होगी, फर्स्ट, ये चेंज होगी नहीं, पर लेकिन देखो वो चेंज हो, जो हमारा कॉलम है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे चेंज होता जाएगा। अब मान लो मैं जो भी n नंबर पर या इनफाइनाइट पर जाकर जो कॉलम होगा मैं उसको n से दिखा दूं, ठीक है, तो A1n हो जाएगा, ये n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी मैंने कोई फिक्स नहीं लिया कितने कॉलम है, तो A1n, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जनरल नोटेशन दिखा रहा हूँ एलिमेंट इसका मैट्रिक्स का, ठीक है, जनरल एग्जांपल ले लो जिससे सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। ठीक, ये है। अब मुझे इसको दिखाना है इस एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट को दिखाऊंगा, तो देखो ये कॉलम फर्स्ट ही है, पर लेकिन और ये पर लेकिन देखो रो सेकंड के एलिमेंट चालू हो चुके हैं, ये रो सेकंड के, ठीक है, रो सेकंड चालू हो चुके हैं, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड थी, ऐसे। तो देखो ये पहले मुझे रो को दिखाना है, तो रो कौन सी है, ये सेकंड, कॉलम कौन सी, देखो कॉलम फर्स्ट ही है ना, तो इसका मतलब A21 वाला एलिमेंट है ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस वाले एलिमेंट की, देखो रो तो ये सेकंड ही है, ठीक है, पर लेकिन ये कॉलम देखो सेकंड आ चुका है। ठीक, इसकी बात करूं मैं तो कौन सी रो है, सेकंड रो है, पर लेकिन कॉलम थर्ड आ चुका है, ये A23 हो गया ये। ठीक है, ये चीज है। अगर मैं बात करूं इसकी, अब देखो इसमें अगर बात करूं तो देखो रो तो चेंज नहीं हो रहा, रो तो वही है, तो 2 ही आएगा, ठीक है, रो तो चेंज नहीं हुआ, पर लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, इसको मैं n से दिखा दूं तो ये 2n हो जाएगा। अब इसको भी समझ गए होंगे, ये कौन सी रो आ जाएगी, थर्ड रो आ जाएगी, तो ये तो थर्ड ही रहेगा, ठीक है, तो ये तो थर्ड ही रहेगा, ये n हो जाएगा। इसको दिखाएंगे तो A3 कॉलम 1 है, ये क्या हो जाएगा, थर्ड ही रो ही रहेगी, कॉलम सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड ही रहेगी रो, पर लेकिन कॉलम थर्ड आ जाएगा, तो ऐसे ही A3n हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या है, यहाँ पर मैंने देखो इधर भी डिफाइन ले लिया, इधर भी डिफाइन, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। और देखो ये एलिमेंट यहाँ पर क्या कहेंगे उनको बात कर लेते हैं, ठीक है, जनरल नोटेशन ले रहे हैं। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन नंबर की बात करूँ कि यहाँ पर कौन सा, ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, जहाँ पर जो एलिमेंट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये जो कॉलम है ये तो चेंज नहीं होगा। अब इस एलिमेंट की बात करो तो इसमें देखो जो कॉलम 1 है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो, कहीं पर भी जाकर ले लो, यानी पंक्ति फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इनफाइनाइट पर जा रही है, कोई पंक्ति हो सकती है, पर लेकिन स्तंभ फिक्स है कि पहले स्तंभ का ही एलिमेंट होगा, ये पहले स्तंभ का एलिमेंट होगा, ये चीज तो फिक्स है ना। तो मैं क्या कहूँगा इसको, यानी अगर मान लो मैं पंक्ति की संख्या m से दिखा दूं तो AM1 हो जाएगा, ये पंक्ति संख्या m से दिखा दी। ठीक, इसकी बात करूं मैं तो देखो इसमें ये रो जो कॉलम है वो तो सेकंड ही रहेगा भाई, कॉलम तो सेकंड ही रहने वाला है, लेकिन पंक्ति की नहीं पता मुझे कौन सी आएगी, तो AM2 हो जाएगा, ये सेकंड ही रहेगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, AM2 थर्ड ही कॉलम होगा, AM3। अब देखो ये जो एलिमेंट है ध्यान समझना, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर पंक्ति तो फिक्स है ही नहीं, ठीक है, पंक्ति तो कोई भी हो सकती है AM, पर लेकिन अब देखो यहाँ पर स्तंभ भी फिक्स नहीं है, कौन सा भी स्तंभ हो सकता है, तो देखो स्तंभ कोई फिक्स नहीं था, तो इसका मतलब AMN, ये जो एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा, AMN वाला एलिमेंट होगा। ये जनरल नोटेशन है ये, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, अगर पहली पंक्ति पहले स्तंभ की बात कर रहा है तो उसको हम A11 कहेंगे, अगर मान लो वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात कर रहा है तो A12 कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो A45 लिख दिया उसने एग्जांपल के लिए, मैं आपको, ठीक है, एग्जांपल लूंगा, एक A45 लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाना कि जो एलिमेंट है ये बात कर रहा है हमसे, यानी फोर्थ तो उसकी पंक्ति है, चौथी तो पंक्ति है और पांचवा स्तंभ है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट की वो हमसे बात कर रहा है, ये ठीक है, ये कह रहा है हमसे, हो गया ना क्लियर। ठीक, अब देखो यहाँ से, अब आपको यहाँ पर पता क्या लिखना है, यहाँ पर इसी में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें देखना है कि आपव्यू की कोटि क्या है, ठीक है, आपव्यू की कोटि, तो देखो आपव्यू की कोटि, आपव्यू
आप भी कोटि अगर आपको दिखानी है, ठीक है, तो आप भी की कोटि हम पता कैसे दिखाते हैं। तो आप भी कोटि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ना ऐसे ही है ना, आप भी कोटि जब यहाँ पर मैंने लिया था तो मैंने जो रो थी उनको एम से दिखाया था और जो कॉलम था उसको मैंने एन से ले लिया था, ठीक है। तो जब आपको आप भी कोटि लिखनी है ना, तो आपको पता कैसे लिखना है, आपको आप जो भी कोटि लिखनी है आप भी कोटि, उसमें आपको लिखना है पहले तो लिखना पंक्तियों की संख्या। क्या लिखना है? पंक्तियों की संख्या, ठीक है। आप भी कोटि कैसे लिखोगे? पंक्तियों की संख्या, ठीक। फिर लोगो क्रॉस, जिसको आप गुणा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अगर सही अगर लैंग्वेज बात करूं तो क्रॉस कहते हैं, ठीक है। पंक्तियों की संख्या क्रॉस, फिर क्या होगा? स्तंभ की संख्या, ठीक है। स्तंभ की संख्या क्या होगा? स्तंभ की संख्या, ये चीज है, ठीक है। क्या है? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या, ये होगा। अब देखो, अगर मान क्या लो, मैंने यहाँ पर लिया था क्या, पंक्ति किससे दिखाई थी मैंने? एम से। तो पंक्ति किससे हो गई? एम से। क्रॉस बीच में है, ये एन है, स्तंभ की संख्या क्या हुई? एन। तो आपको अब आप यहाँ से दिमाग में फिट कर लेना है, जब भी आपको आपकी कोटि दिखानी है आपको एम क्रॉस एन से दिखानी है। आप एन को पंक्ति की संख्या लेकर चलना, एन को आप स्तंभ की संख्या लेकर चलना, ठीक है। एम को आप स्तंभ की संख्या लेना, ठीक है, और एम को पंक्ति की संख्या, ठीक है। तो एम क्रॉस एन से आप दिखाना किसको? आजू की कोटि को। तो ये हो गया ना ये। अब मान लो मुझे इसकी लिखनी है कोटि कितनी है, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास इसकी कोटि कितनी है, आप बताओ मुझे इसमें कितनी पंक्ति हैं। अब पंक्ति तो फिक्स नहीं थी, कहां तक क्या रही थी पंक्ति? एम तक। तो एम पंक्ति हो गई क्रॉस। स्तंभ कितने हैं? कोई नहीं, एन तक जा रहा था स्तंभ, तो एम क्रॉस एन। इसकी कोटि कितनी हो गई? एम क्रॉस एन। एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया, इसमें मुझे लिखनी है आपकी कोटि। अब आप देखो रो कैसे देखोगे आप? रो भी आपकी एक पंक्ति के रूप में होगी, ऐसे अगर एलिमेंट एलिमेंट ऐसे अगर दिखाए हुए हैं, ठीक है, या ऐसे एलिमेंट मेरे पास दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो उसको मैं पंक्ति के रूप में, ठीक है, उसमें देखूंगा पंक्ति के रूप में। तो देखो ये मेरी क्या हो जाएगी? रो फर्स्ट हो जाएगी, ये मेरी रो सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये रो 1, नीचे वाली देखो ये रो 1, ये रो सेकंड। रो के रूप में मैंने देख लिया एलिमेंटों को, अब मैं पंक्ति के रूप में देखता हूँ एलिमेंटों को। तो जब मैं पंक्ति के रूप में देखूंगा तो ये देखो कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे देखूंगा स्तंभ के रूप में, ये कॉलम सेकंड हो जाएगा, ये कॉलम थर्ड हो जाएगा। ऐसे आप देख लो सीधे खड़े हुए रूप में देखोगे आप, ये समझ जैसे आदमी खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं ऐसे खड़ा हुआ ना, तो ऐसे आप एलिमेंटों को देखोगे, ये स्तंभ के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ऐसे मान लो ये मार्कर मैंने ऐसे ले लिया, इस रूप में आप देखोगे एलिमेंटों को तो पंक्ति के रूप में हो जाएंगे, ठीक। तो देखो ये C2 C3, यानी मैंने आपको बताया था कॉलम C से स्टार्ट होता है तो हम ऐसे दिखा देते हैं C1 C2 C3, जितने भी आपको कॉलम दिखाने हैं। रो R से स्टार्ट होता है तो R1 R2 R ऐसे दिखा सकते हो आप। अब आप इसमें आपको लिखना है कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब आप यहाँ पर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आपको देखना है कि इसमें कितने पहले पंक्ति कितनी पंक्ति? 1 2, 2 ही तो है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर आप लोग की कोटि कितनी है, ठीक है, आप लोग की कोटि कितनी है? पहले पंक्ति कितनी है? 1 2 क्रॉस कितने स्तंभ है? 1 2 3, इसकी कोटि कितनी होगी? 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये है एकदम सिंपल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया कैसे हम आपकी कोटि लिखते हैं, ठीक। ये एकदम आसान है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये भी चीज याद रखना, आप जैसे भी आप अगर आपको एलिमेंट दिखाने हैं, ठीक है, इस चीज को मैं रिपीट करता हूँ, स्मॉल लेटर में आपको दिखाने हैं, इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर आपको एलिमेंट जैसे कोई मैट्रिक्स दिखाना तो आपको ऐसे दिखाओगे ABCDEF इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, तो स्मॉल लेटर में यूज किए ना ये चीज, ठीक है। यहाँ पर हम 2 चीज सीखे, ये देखा मैं जनरल रूप देखा मैट्रिक्स का, ठीक है। अब भी कोटि हम यहाँ पर सीख चुके हैं, कैसे मैं एलिमेंटों को दिखाता हूँ A1 to A1, ये भी चीज हम यहाँ पर सीख चुके हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हम दिखा चुके हैं। और इसका जनरल रूप क्या होता है? AIJ। AI क्या होता है? नंबर ऑफ रो, एंड J क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। इट इज होता है यहाँ पर, तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीजें हम डिस्कस करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा भाई। तो देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप भी को निरूपण, ठीक है। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं कि जब आपके सामने आप भी होगा तो आप भी को कैसे दिखाओगे, ठीक है। या आपके सामने कोई जैसे जो मैं नोटेशन बनाऊंगा ना इस प्रकार है तो आप कैसे समझोगे कि ये आप भी इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक। तो देखो अगर ये एग्जाम्पल मैंने 2 लिए यहाँ पर, तो यानी A बराबर ये एक मैट्रिक्स है, B बराबर ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का नोटेशन दिखाना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को कैसे मैं नोटिस करूंगा या नोट कैसे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, जब आप इस मैट्रिक्स को दिखाओगे तो देखो किसके बराबर दिया हुआ ये मैट्रिक्स? A के बराबर।
ठीक। तो आपको कैसे लिखना है कि जिसके बराबर है उसको तो लिख दिया, ठीक, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कुछ भी हो, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है। तो कोटि मैंने आपको अभी निकालना सिखाया, कैसे, पहले पंक्ति संख्या, फिर क्रॉस, फिर स्तंभ की संख्या। कितने इसमें पंक्ति हैं, देखो ये मेरी रो 1 है, ये रो 2 है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये C1 है पहला रो है। अगर मैं देखो रो के रूप में देखूंगा तो रो 1 मिल जाएगी, रो 2, दो रो हो गई। अब कॉलम के रूप में देखूंगा तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें दो ही तो रो हैं, दो ही कॉलम हैं, तो इसकी जो कोटि वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, A 2 क्रॉस 2, इसका नोटेशन कैसे हो जाएगा, A 2 क्रॉस 2। अब इससे मैं समझ जाऊंगा कि जो मेरे पास आप वो 2 क्रॉस 2 का है, ठीक। ऐसे इसका नोटेशन दिखाएंगे। इसका मुझे नोटेशन दिखाना है तो B बराबर है ना। अब देखो इसकी कोटि देखो, इसमें कितनी रो है, रो तो 1 है, ठीक है, R1 ओनली। लेकिन जब कॉलम के रूप में देखूंगा तो देखो एक कॉलम 1, एक ये रहा, कॉलम 2 ये रहा, ठीक है। ये चीज कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं कॉलम को देख रहा हूं तो उसमें एक एलिमेंट है या दो एलिमेंट है या कितने भी एलिमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एलिमेंट होगा तब भी वो कॉलम होगा, अगर दो एलिमेंट होंगे तब भी वो कॉलम होगा, ठीक है। इसमें अगर एक एलिमेंट है तो ये कॉलम तो है, कॉलम तो कॉलम ही रहेगा, या एक एलिमेंट है, दो या तीन कुछ भी हो, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ये कॉलम सेकंड। तो इसकी जो कोटि है, पहले पंक्ति लिखते हैं 1, फिर स्तंभ लिखते हैं कितने 2, तो 1 क्रॉस 2 है ना। इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, V 1 क्रॉस 2, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये चीज है। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप व्यू के, अगर मैं बात करूँ आप व्यू के तत्वों में, ठीक है, आप व्यू के तत्व या एलिमेंट ऑफ, 12 बोला था मैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कौन से हैं, तो देखो ये मेरे पास, जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल बहुत है, ठीक है। DEFGHI ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स। अब आपसे पूछे कि आप लिख दो इसमें क्या, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जब आप एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे ना तो देखो एलिमेंट कौन से होंगे, इस आयताकार ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ABCDEFGHI, ये सभी क्या हो जाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है सभी, ठीक है। सभी के सभी आप व्यू के एलिमेंट है ये सभी, ठीक है, ये सभी है जो। तो यहाँ पर आप निरूपण, कोटि, एलिमेंट, ये सब हम यहाँ पर सीख चुके हैं। एक एग्जांपल में सभी चीज़ों पर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको कोटि फूटी कुछ भी पूछे तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक, और वो एग्जांपल में NCERT का ही ले लेता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपका क्या है उसको मैं एक बार यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका एग्जाम्पल ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लो, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ आपका ये 2 5 90 -7 35 -2 5/2, ठीक। ये आपका 12√3 1 -5 17, ये, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला ऑर्डर ऑफ, हिंदी में लिख देता हूँ, अपक्रिया की कोटि, और ऑर्डर ऑफ, सॉरी अपक्रिया की कोटि कह रहा हूँ, आप व्यू की कोटि, MST पहुँच जाएगा, ठीक है। क्या है, आप व्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है अवयवों की संख्या। यहाँ पर आप अवयवों की संख्या भी निकालना सीख जाओ, चलो अवयवों की संख्या, ठीक। थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है अवयव, या कुछ भी मैं अब अपनी तरफ से ले लूंगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे, ऐसी कोई ये या इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हमें पता है ये किस कौन कौन से एलिमेंट है, ये 3 2 और ये 2 4 एलिमेंट कौन सा है। तो आप ध्यान से समझो भाई क्या है आप की कोटि। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था और अभी समझा दिया। आप भी कोटि कैसे देखोगे, आप बस आपको ध्यान से समझना, ठीक है। आप भी कोटि कैसे देखोगे, पहले क्या दिखाना मुझे, नंबर ऑफ क्या रो, पहले मुझे पंक्तियों की संख्या, फिर मुझे स्तंभों की संख्या, ऐसे लिखते हैं ना आप भी कोटि। तो देखो अब अगर मैं बात करूँ इसमें पंक्ति कितनी है, तो देखो ये पहली पंक्ति, ये क्या हो जाएगी आपकी रो 1, ठीक है। ये देखो रो सेकंड, ये देखो रो थर्ड, कितनी रो हो गई 3, कितनी रो हो गई रो 1 रो 2 रो 3। यार रो के रूप में देख लिया मैंने एलिमेंट है कितनी रो है, अब मैं कॉलम के रूप में देखूंगा एलिमेंटों को, ठीक है। तो देखो कॉलम के रूप में देखूंगा, देखो पहला कॉलम C1, फिर मैं इसको देखूंगा C2 दूसरा कॉलम, फिर मैं इसको देखूंगा
क्या हो जाएगा ये C3 थर्ड कॉलम। फिर मैं देखूंगा चौथा कॉलम ये C4, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कितने कॉलम है 4। और इसकी कोटि क्या होगी, पहले आप लिख दो पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितने 1 2 3, फिर क्रॉस कितने स्तंभ है 1 2 3 4, तो क्या होगी इसकी कोटि 3 क्रॉस 4। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि कितने इसके अंदर अवयव है। अवयव कौन से होते हैं, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, उनकी वो संख्या पूछ रहा है। आप देखो वैसे भी गिन सकते हो या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने गिन लिया, कितने एलिमेंट मिले 12, ठीक है। ये सभी इन्हीं नंबर ही तो पूछ रहा है वो, यानी कि ये कितने हैं अवयवों की संख्या कितनी है, इसी को तत्व कहते हैं, इसी को अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक। तो अब देखो सिंपल है, या ऐसे गिनने की जरूरत नहीं। मान लो मेरे पास कोई उसने कह दिया, क्या कह दिया कि उसने क्वेश्चन में दे दिया कि एग्जांपल दे दो, जैसे उसने ऑर्डर दे दिया मुझे, ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 7x4 है, 7x4 है, ठीक। या अब ऐसे तो ये है, मान लो ऑर्डर है कितना 7x4 है। अब आपसे पूछा अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या बताइए। अब देखो आपने तो ये पढ़ा था कि हम ऐसे गिन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये पढ़कर चले गए। क्वेश्चन ने कह दिया कि ऑर्डर ये है 7x4, नंबर ऑफ बता दो अवयव कितने हैं। अब आप कंफ्यूज, मेरे पास तो मैट्रिक्स सही नहीं, मैं कैसे बताऊं। तो सिंपल है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 7x4 किसको दिखा रहा है, 7x4 भी दिखा रहा है, कितनी रो कितने कॉलम, ठीक है। तो सिंपल है कि जो अवयवों की संख्या जो आप निकाल रहे हो ना, आप इन एलिमेंटों जो भी मेरे पास कोटि है उनका गुणा करके लिख दो, वो हमारे क्या होंगे अवयवों की संख्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कोटि दे दे अवयवों की संख्या पूछे, आपने तो बस ये चीज है कि मैं गिन लूंगा वो ये हो जाएंगे, पर आपको ये पता नहीं। तो अगर आपको सिंपल हो गया होगा, आप कैसे, आप देख लेना कि जो ऑर्डर दिया होना मेरे पास उनका मुझे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही मेरे पास अवयवों के संख्या होगी, ठीक है। तो 7x4 करूंगा कितना आ जाएगा 28, तो ये क्या अवयवों की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि A32 और A24, ठीक है, ये कितना है, यानी ये कितना नहीं, ये एलिमेंट होता तो A32 वाला एलिमेंट कौन सा है और A24 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा था आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पहले होगा वो मेरी रो होगी, रो का मतलब पंक्ति होगी पहले मेरी, ठीक है, और जो बाद में होगा, ठीक है, वो मेरा स्तंभ होगा, स्तंभ का मतलब कॉलम होगा, ये मैं जानता हूं। इसका मतलब मुझे तीसरी रो में जाना है और दूसरी स्तंभ में जाना है, और जहां भी ये एलिमेंट मिल जाएगा वो ये होगा। मैं जाता हूं तीसरी पंक्ति में, ठीक है, मैं तीसरी पंक्ति में गया, ये मेरी तीसरी पंक्ति, मैंने इसको देख लिया, हाँ तीसरी पंक्ति पहुंच गया। अब मुझे जाना दूसरे स्तंभ पर, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे स्तंभ में जाऊंगा, जहां पर भी मुझे ये पंक्ति टकरा जाएगी वो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक दूसरे स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ में चला, जैसे ही देखो ये यहाँ पर टकरा गई, इसका मतलब ये इस एलिमेंट की बात कर रहा है। ये जो एलिमेंट होगा ना, ये जो एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, ये कौन सा पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ में आ गया दूसरा, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये 3 2 में होगा, ये 3 3 होगा, ये 3 4 होगा, तो ये तीसरी पंक्ति में आ रहा है, और कौन से स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में, तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब A24, अब A24 देखो, A24 ये क्या है पंक्ति, ये क्या है स्तंभ, ये है ना, ये पंक्ति है ये स्तंभ है। तो देखो पंक्ति सेकंड पंक्ति ये रही भाई, ठीक है, सेकंड पंक्ति। अब देखो ये कौन सा 4 चौथे कॉलम में जाना है, चौथे कॉलम में जाऊंगा, जहां भी टकरा जाएगा वही एलिमेंट हो जाएगा। देखो ये टकरा गया, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है दूसरी पंक्ति का और चौथे स्तंभ का, ये तो एलिमेंट होगा ना दूसरी पंक्ति का और चौथे स्तंभ का, कौन सा है 12, ऐसे। और आपको देखना है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का एलिमेंट कौन सा है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का एलिमेंट ये है। अगर आप इसकी बात करो ना तो ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है, ये इसकी इस पर बात करोगे तो आप ये तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का एलिमेंट है, ये ठीक है, ये दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का एलिमेंट है। ऐसे आप किसी भी आपको पूछ ले आप लगा सकते हो, ठीक। तो सारी चीजें क्लियर होगी ना, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है सभी हो चुकी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। अब मैट्रिक्स के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैट्रिक्सों को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। तो सिंपल है, आव्यूह के प्रकार कैसे बने अगर आप सोचना चाहोगे तो देखो, जैसे मेरे पास ये कोई आव्यूह है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये मान लो कोई एलिमेंट है। अब अगर आप भी दिमाग लगाओ कि ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आव्यूह के प्रकार कैसे बने होंगे। आव्यूह के प्रकार ऐसे बने होंगे कि मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट को मैं किसी भी क्रम में अगर व्यवस्थित करूं, आपको मैंने बोला था तभी, वो किसी भी क्रम में हो सकता है, पर लेकिन एक फिक्स यानी व्यवस्थित क्रम में हो, अव्यवस्थित क्रम में नहीं हो एलिमेंट, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में हो, किसी भी रूप में हो, ठीक है, उनको मैं आव्यूह कहूंगा। अब मैं ऐसे एलिमेंटों को मान लो किसी नए नए पैटर्न में अगर यूज करूं, ठीक है, इन एलिमेंटों को मैं यानी कुछ भी इसमें चेंजिंग करूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एलिमेंट अगर कुछ मैं चेंजिंग करूंगा तो क्या होगा, नए नए आव्यूह बनते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इन आव्यूह में ही मुझे आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, मुझे आव्यूह में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आव्यूह के अंदर जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, आव्यूह के अंदर जितने एलिमेंट है ना, ये हुआ देखो मेरे पास पहले आव्यूह आ गया, ठीक। अब मैंने क्या किया कि आव्यूह के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे, यानी एलिमेंट मैंने उसमें दिए, यानी मान लो मैंने किसी में 3 पंक्ति 4 स्तंभ एलिमेंट रख दिए, ठीक है। ये हुआ कि मैंने अपनी मर्जी से एलिमेंटों को कम या ज्यादा रखा, पहले स्टार्ट किया कि मैंने कि एलिमेंट मैंने कितने भी मैंने यूज कर दिए। अब ये हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि हमें कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट हैं, तो हमने आव्यूह की कोटि डिफाइन कर दी कि आव्यूह कोटि से हम देख पाएंगे कि ये ऐसे, यानी इसमें इतनी पंक्तियां इतने स्तंभ में मैंने ऐसे एलिमेंट रख दिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने इस आयताकार रूप में जितने भी एलिमेंट थे ना, उनको मैं उनमें चेंजिंग करना शुरू कर दिया, और जब मैंने इनमें चेंजिंग शुरू की तभी क्या हुआ, इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह के प्रकार निकलते चले गए, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मैं आपके सामने रख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, क्षैतिज आव्यूह पहला, ठीक। तो आप साथ साथ नोट करके चलना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको इसको थोड़ी सी यानी ट्रिक समझ लो, अगर मैं अपने तरीके से समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा मैं, देखो अगर मैं आप देखो हॉरिजॉन्टल किस चीज को दिखा रहा है, अभी मैंने आपसे कहा था कि हॉरिजॉन्टल पंक्ति के रूप में होता है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे एलिमेंट को दिखाऊं उसको पंक्ति कहेंगे, और ये जो ऐसे अगर इस एलिमेंट को दिखा रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टली तो है, ये ऊर्ध्वाधर रूप होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज की बात कर रहा है, इसका मतलब पंक्ति की बात कर रहा है, ये यानी समझाने का तरीका है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल बात करने का मतलब ये पंक्ति की बात कर रहा है। अब अगर ये पंक्ति की बात कर रहा है ना, अब देखो जो भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो आव्यूह इनमें देखो आप ये देखना कि जिसकी बात करें वही कम होगा, जिसकी बात करें वही कम होगा। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ये ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे में किसको देखते हैं, रो को देखते हैं, पंक्ति को देखते हैं, पंक्ति की बात कर रहा है ना, पंक्ति कम होगी, नंबर ऑफ पंक्ति कम होगी, किसमें, इसमें आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, वह आप ऐसे तो लिख सकते हो, वह भी जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, किससे, स्तंभों की संख्या से, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो लेस देन होती है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, ये होता है इसमें। आप ऐसे समझो, पंक्ति को एन से दिखाता हूं मैं, तो एन ज्यादा होंगे इसमें, एन कम होगा, ये होता है इसमें, ठीक है, एम ज्यादा होंगी, एन कम होगा, ठीक है, एम ज्यादा होंगी, एन कम होगा, ठीक। तो एग्जांपल आपको हो गया, एग्जांपल एक, तो कौन सा केस इस प्रकार का आव्यूह कैसा होगा जिसमें स्तंभ ज्यादा हो पंक्ति कम हो, सिंपल है, कुछ नहीं, देखो 2 3 7 8 4 5 ये मैंने कोई आव्यूह आपके सामने लिख दिया। अब आप इसमें ध्यान से देखो कितनी रो है, इसमें कितनी रो है, देखो रो 1 रो सेकंड, कितनी रो गई, रो फर्स्ट रो सेकंड, 2 रो हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी हो गई रो 1, ये आपकी हो गई रो सेकंड, ठीक। कितने कॉलम है इसमें, देखो कॉलम 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, कितने कॉलम है, 3, कितने कॉलम हो गए, कितने कॉलम हो गए, 3, यहाँ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, ये हो गए। अब मुझे बताओ इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि कितनी होगी, पहले पंक्ति, कितनी पंक्ति हैं,
अगर इसकी ऑर्डर की बात करूं कोटि की, ठीक है, कितनी, 1 2 दो पंक्तियां क्रॉस, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 3 स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोटि हो कितनी होगी, 2 क्रॉस 3 हो गई, ठीक है, क्यों देखो 2 पंक्ति थी, 3 स्तंभ हो गई, तो कितनी होगी इसकी कोटि, 2 क्रॉस 3। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है नंबर ऑफ किससे, रो से, कि रो तो 2 ही हैं और ये जो मेरे पास कॉलम है वो 3 है, तो इसका मतलब 3 ज्यादा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, तो ये किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्तंभ को, और ये नंबर ऑफ किसको दिखा रहा है, पंक्ति को, तो इसका मतलब ये ज्यादा है। इस प्रकार का एग्जांपल होगा तो किसमें आप जाएगा, क्षैतिज आव्यूह में, ठीक है, क्षैतिज मैट्रिक्स में जाएगा। तो वही क्या था, हमें अब हमने एलिमेंटों में कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, व्यवस्थित करना शुरू किया, तभी ये चीज हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, ठीक है, ये चीज। अब मैं बात करता हूँ इसी का रिलेटेड, ठीक है, इसी का रिलेटेड कौन सा है, इसी का रिलेटेड आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, कौन सा आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखना, मैंने कहा था जिसको दिखाएगा वही कम होगा। ऊर्ध्वाधर किसको दिखाएगा, ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, किसको दिखाएगा, स्तंभ को दिखाएगा। अब स्तंभ को दिखाएगा तो इसका मतलब स्तंभ ही कम हो जाएगी, पंक्ति ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें स्तंभ की जो संख्या है, स्तंभ की संख्या जो होगी कम होगी, सॉरी ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, कम होगी किससे, पंक्तियों की संख्या से, किससे, पंक्तियों की संख्या से, ठीक है। तो स्तंभ की संख्या को मैं n से लेकर चलता हूँ, इसको मैं m से, तो m ज्यादा होगी m से। यहाँ पर क्या होता है, n ज्यादा थी m कम था, यहाँ पर n ज्यादा, n कम है m ज्यादा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ a b c d e f g h i j k l, ये मेरे पास, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया। इसमें देखो कितने कॉलम हैं, ठीक है, अगर देखो ये क्या आपका, सॉरी कॉलम है, रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये रो 4 है, कितनी रो हो गई, 4 रो है ना, कितने रो हैं, 4 रो हैं, ठीक है। अब कॉलम देखो कितने, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, यानी C1 C2 C3, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, ठीक है, कितने रो हो गए, 4 रो, 3 कॉलम हो चुके हैं यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम से ये 3 थे, ये 4 हैं, तो इसका मतलब इस प्रकार जो आव्यूह होगा वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी स्तंभ की संख्या से। मैं आपके सामने एग्जांपल भी रख दिया, और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैट्रिक्स तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, थर्ड है आपका मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, ठीक। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, पंक्ति आव्यूह, ठीक, पंक्ति आव्यूह, ठीक। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, पंक्ति आव्यूह होता है। तो देखो रो मैट्रिक्स को अगर मैं बात करूं तो रो मैट्रिक्स नाम ही बोल रहा है, नाम ही इस यानी इस आव्यूह को नाम ही डिफाइन कर देगा, क्या कि रो मैट्रिक्स का मतलब है कि वह आव्यूह जिसमें एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें ओनली एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, एक मैट्रिक्स में एक ही रो हो, उसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी जिसके अंदर ओनली विच हैज ओनली वन रो, इट इज एंड इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल विच हैज ओनली क्या, वन मैट्रिक्स, ठीक है, वन रो, ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इस पर फोकस करना, इस वाले पॉइंट पर, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 कितना भी ले लो, जिसमें क्या एक ही रो है, देखो कॉलम कितने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं जैसे कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें कि एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, ठीक है, तो ये चीज होती है, यानी कॉलम मैट्रिक्स, क्या कैसे कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, स्तंभ आव्यूह, ठीक, स्तंभ आव्यूह।
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे एग्जांपल बता दो, एग्जांपल क्या होगा उसका, तो उसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये होगा आपका एग्जांपल, जिसमें एक स्तंभ हो, समझ लो ABC ये है। इसमें देखो पंक्ति तो कितनी हुई हो, पंक्ति तो ऐसे 1 2 3 है, पर लेकिन स्तंभ तो देखो एक ही है ना, स्तंभ तो एक ही है ना, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ आप कहेंगे जिसमें ओनली एक स्तंभ होता है। ठीक, अब बात करूं मैं पांचवा, जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आगे इस आव्यूह के बाद ये समझ लो वर्ग आव्यूह का ही खेल रहेगा। ठीक है, हाँ अब मैं वर्ग आव्यूह आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे ना आगे वाले, उसमें कंडीशन बताइए होगी वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह, इन वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जो भी यहाँ से आगे हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो पहले हम वर्ग आव्यूह ही समझेंगे ना, तब हम उन मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ग आव्यूह, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सिंपल भी है। ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिंपल है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो ये तो सिंपल है, इसका इसमें क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, यानी m इक्वल टू n होगा इसमें। m इक्वल टू n का मतलब हो गया इसमें कि पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या जो है वो बराबर होगी किसके, स्तंभ की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, स्तंभ भी लिख लो। ठीक है, स्तंभ की संख्या की, इसमें पंक्ति लिख लो ओनली, तो पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। यानी m क्रॉस n, m किसको दिखाती है इसको, n किसको दिखाती है इसको, तो m इक्वल टू n लिख सकता हूं ना, पंक्ति संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल होगा जैसे एग्जांपल पहले मैं कोटि लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मान 2 क्रॉस 2, जैसे 1 क्रॉस 1, जैसे 3 क्रॉस 3, जैसे 4 क्रॉस 4, ऐसे। ठीक है, कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल अब ले लेता हूं मैट्रिक्स का, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें आप देखो कितनी रो है, रो 1 रो सेकंड, कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम सेकंड, दो ही कॉलम है, दो ही। इस प्रकार जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर सिंपल है ना, नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, यानी m इक्वल टू n। ठीक है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, यानी ये समझ लो दोनों बराबर होंगे, ये इधर क्रॉस के दोनों तरफ बराबर होंगे। ठीक, तो ये सिंपल था ना वर्ग आव्यूह। यहाँ से आगे जो आव्यूह होंगे ना वो पता क्या बोलेंगे, वह वर्ग आव्यूह, फिर कंडीशन उनकी, वह वर्ग आव्यूह, फिर कंडीशन उनकी। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह को समझना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आव्यूह की। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक, तो देखो नेक्स्ट टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप क्या है कि वर्ग आव्यूह पर ही चलते जाएंगे। ठीक है, रिलेटेड होंगे आपके वर्ग आव्यूह से। तो छठवां नंबर आपका आव्यूह का, जिसको हम ले रहे हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, कौन सा आव्यूह ले रहा हूं मैं, शून्य आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब बात कर लेते हैं हम। तो देखो जीरो मैट्रिक्स जो है वर्ग आव्यूह, सॉरी शून्य आव्यूह, शब्द ही बोल रहा है शून्य, इसका मतलब वह आव्यूह जिसके अंदर, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे ना सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है, ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, या सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। सभी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सभी एलिमेंट होंगे सारे के सारे जीरो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी इसमें ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। इसमें ऑल एलिमेंट का मतलब अवयव ही वही। ठीक, तो एग्जांपल देते हैं हम, जिसको अगर डिनोटेशन बोलूं इसका, जिसको हम कैपिटल ओ से दिखाते हैं। ठीक है, या समझ लो कि बड़ा जीरो या कैपिटल ओ से हम इसको दिखाते हैं। अगर जहां भी आपको ये चीज मिल जाए, ध्यान रखना ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक, ये चीज अब देखो इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मान लो ये आपका एलिमेंट है तो कोई कुछ भी हो सकता है। पहली कंडीशन ये इसकी ये है कि जो आव्यूह है ना शून्य आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर ऑल एलिमेंट जीरो होंगे। तीसरी कंडीशन लिखेंगे, इसको हम इस ओ से, ठीक है, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाली बड़ी कंडीशन है, वर्ग आव्यूह होगा। जैसे वर्ग आव्यूह का मतलब कोटि क्या होगी, 1 क्रॉस 1 होगी, या 2 क्रॉस 2 मिलेगी, या 3 क्रॉस 3 मिलेगी, या 4 क्रॉस 4 मिलेगी। इस प्रकार कोई हमको
मिलती जाएगी, ठीक है 40। तो अगर मुझे यहाँ 2 क्रॉस 2 का दिखाऊंगा तो 0 0 हो जाएगा। अगर मान लो मैं 0 इसका दिखाना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ ये 1 क्रॉस 1 का, इसमें एक ही पंक्ति एक स्तंभ, ये 1 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 2, ठीक है। और मुझे दिखाना है तो जैसे मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि आपको पता वर्ग आपकी कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के, या नंबर ऑफ जो पंक्ति है वो नंबर ऑफ स्तंभ के बराबर होंगी, ठीक है। ये होता है इसके एग्जाम्पल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब चलते हैं 7वां, इसको दिखाना इससे हम दिखाते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं शून्यावधि के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ, अब मैं चलते हैं हम तस्मक आव्यूह की तरफ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तस्मक आव्यूह, तस्मक या जिसको हम कहते हैं इकाई आव्यूह, क्या कहते हैं इकाई आव्यूह, ठीक। ये जो आव्यूह है ना इकाई आव्यूह तस्मक आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह, ये जो शब्द है ना ये बोलना इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब इकाई होगा वो आव्यूह। इकाई होने का मतलब पहली कंडीशन क्या है इसमें, पहली कंडीशन तो ये है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है भाई, वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह का मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, तस्मक आव्यूह की सेकंड कंडीशन कहती है कि डायगोनल मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मान लो मैं कोई आपको एक चीज समझाता हूं जो उसमें यूज होगी, ठीक है। जैसे मैंने ए बराबर का एलिमेंट ले लिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें एक चीज फोकस करना है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए इसमें एक चीज फोकस करना। आप ए बराबर ये है ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे मुख्य विकर्ण क्या है, जिसको हम अग्र विकर्ण, दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण क्या है, तो देखो मुख्य विकर्ण ये जो एलिमेंट है ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है आपके, ठीक है। ये जो होता है मुख्य विकर्ण होता है। और मुख्य विकर्ण के एलिमेंट किस कौन कौन हो जाएंगे, ए ई आई। मुख्य विकर्ण कौन है, ये वाला मुख्य विकर्ण का एलिमेंट कौन है, ए ई आई, ठीक है। ये मुख्य विकर्ण होता है। इसमें ये कंडीशन, यही कंडीशन होगी कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, इकाई। इकाई का मतलब एक एक होंगे, इकाई होगा। मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होंगे, इकाई। इकाई आपको तभी तो बना, इकाई का मतलब मुख्य विकर्ण इकाई, इकाई का मतलब 1, ठीक है। 1 होगा, क्या होगा, मुख्य विकर्ण के जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, इकाई होंगे, 1 होंगे, ठीक है। 1 होगा, 1 इकाई होगा, ठीक। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या कंडीशन बोलेगी इसकी, यानी मुख्य विकर्ण क्या एलिमेंट को छोड़ करके ऑल एलिमेंट मस्ट बी 0 एक्सपेक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहेगा कि ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए बस इस विकर्ण आव्यूह को छोड़ करके, ठीक है। तो यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, या मुख्य विकर्ण को छोड़ करके, ये लिख दूं मैं डायरेक्ट, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0, ठीक है, होंगे। अपनी मैं भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये है इसका। अब इसका हम देख लेते हैं, इसको किससे दिखाते हैं। तो अगर आपको दिख जाए कैपिटल आई, ठीक है, तो इसका ये नोटेशन है, कैपिटल आई से इसको दिखाते हैं, इसको ओ से दिखाते हैं, इसको कैपिटल आई से दिखाते हैं, ठीक है, तस्मक आव्यूह को। अब आप ये भी याद रखना, क्या ये सिंपल तरीका है कि तस्मक आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं, बस इकाई आव्यूह से आप समझते जाओ सभी, ठीक है। यानी अगर इसकी अगर वैल्यू की बात करूँ तो 1 होती है, इकाई आव्यूह तो 1 ही वैल्यू होगी, ठीक है, ये चीज है। तो देखो वर्ग आव्यूह, ठीक, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मुख्य विकर्ण के अवयव जो भी होंगे वो इकाई होगा, ठीक है, सारे जब मुख्य विकर्ण एलिमेंट है ना ये ए आई, ये 1 1 1 होंगे, 1 1 1 इकाई होंगे, सारे 1 1 1 होंगे, ठीक है। और सबको छोड़ करके डी जी एच एच लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर चलो ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं तब क्लियर होगा। कोई एग्जांपल ले जा, पहली वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का मतलब 2 क्रॉस 2 वाली लेता हूं पहले। तो देखो 1 1 इनको छोड़, इनको ले लिया आपने, यानी ये मुख्य विकर्ण हो गया ना। अब मुख्य विकर्ण को छोड़ कर सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ये हो गया इसका, ठीक है, एग्जांपल। जैसे 3 क्रॉस 3 का लेना आपको, देखो 1 1 1 ये हो गया ना मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1, इनको छोड़ कर सभी को 0 कर दो भाई, इनको छोड़ करके सभी को 0 कर दो, ये आपके सामने आ जाएगा तस्मक मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। ये होता है तस्मक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितना सिंपल था, आपको भी यहाँ पर दिख गया होगा भाई, ठीक है। तो बस आपको मुख्य विकर्ण समझना था। मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये होता है मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये इसकी कंडीशन में आपके सामने लिख दी है। तो अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स थे ये आपके सामने, ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट
मूव करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ आगे मूव करते हैं। तो हाँ जी, अब हम नेक्स्ट मैंने प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है, विकर्ण आदमी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी प्रॉपर्टी है कुछ, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, ठीक है ये। अब देखो डायगोनल विकर्ण आव्यूह ये रिलेटेड तो तत्सम आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, आदेश आव्यूह जो मैं आपको सामने लूंगा, ठीक है। तो ये सभी रिलेटेड हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तस्मक, डायगोनल और आपका है इस साइड पढ़ेंगे आदेश स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, तीनों। तो देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें कंडीशन वही है, पहली कंडीशन सेम तस्मक जैसी है। पहली क्या, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। वर्ग आव्यूह में आपको बता चुका हूँ, जैसे पंक्ति बराबर स्तंभ हो, ठीक है, पंक्ति संख्या स्तंभ के समान बराबर हो। सेकंड इसकी कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन इसकी वही कहती है कि जो भी है अब मैं बात करूं इसके जो भी मुख्य विकर्ण के ठीक है, मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त या मुख्य विकर्ण के या मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट है ना सभी के सभी कैसे होने चाहिए, जीरो होनी चाहिए उस, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मुख्य विकर्ण तो मैं आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए भाई, सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है, या जीरो होंगे कुछ बताओ। तो ये कंडीशन है, ठीक। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे समझा होना एग्जाम्पल के लिए, इन एलिमेंट को छोड़ दो आप और सभी जीरो होंगे जो तत्सम में थी। तो यहाँ देखो थर्ड कंडीशन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। थर्ड कंडीशन में क्या होती है कि इसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। उसमें क्या था, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इकाई होंगे, इसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये चीज है इसकी कंडीशन ये है, ठीक है। ये नहीं है कि इकाई हो कुछ भी हो, तो इसको दो पॉइंट को हम हटा देते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक। अब एग्जांपल लेता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, तो देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होंगे। इसका मतलब देखो ये जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो, उनको छोड़ दिया मैंने। अब कुछ भी ले लो आप, जैसे 1 3 6 ले लिया आपने, ठीक है, ये ले लिया आपने। तो ये मेरे सामने क्या है, एग्जांपल है, ठीक है, किसका, विकर्ण आव्यूह का। क्योंकि देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन नहीं है इकाई हो या दो सभी ये सभी बराबर हो, कुछ भी हो, ठीक। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो देखो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, वैसे तो डिटरमिनेंट से, पर लेकिन ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, है ना। कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ये मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण आव्यूह जो होता है। तो कब हम निकालना सीखेंगे आगे, इसमें जो कंडीशन आएगी ना उनको हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पर लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रॉपर्टी को एक बार बस थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ लो, वहां पर हम इनको अप्लाई करके देख रहे हैं, वहां पर एक बार डिस्कस कर लेंगे करो आप, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है, अगर आपको देखो इसका अगर आप नहीं जानते हो ना, तो बस आप इतना याद रख लो कि ए का ये होता है 60, ठीक है। एक अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप ऐसे इस प्रकार डिनोट करते हो, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है बताओ वो क्या होता है, वो होता है आपका ABC। ये जो दिख रहा है ना, इनका गुणा कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल जाता है इसका, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्या है इसकी, ये प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब अगर आप मान लो ए नोट्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो बताओ वो क्या होता है, 1/ABC होता है, ठीक है। ये चीज है। अगर मैं इसकी और कंडीशन की बात करूं, अगर मैं और इसकी कंडीशन ले लूं, जैसे मुझे निकालना ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस निकालना मुझे इसका, तो ट्रेस ऑफ ए निकालना होना मुझे, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहेगा कि ये विकर्ण आव्यूह आप इसका निकाल लो ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जितने भी यानी ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल का जो भी सम होगा ना वो हमारा ट्रेस ऑफ ए होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ बी, कुछ भी बराबर किसी भी आव्यूह का जो ट्रेस होता है, विकर्ण आव्यूह का जो ट्रेस निकालते हैं हम, वो इनका योग होता है, डायगोनल एलिमेंट का योग होता है। तो ए मैं इनको
क्या लेकर चलूँ भाई, देखो मैंने ए बी सी माना था ना, तो इसको मैंने ए ले लिया था, इसको मैंने बी ले लिया था, इसको मैंने सी ले लिया था, ठीक है। तो मैंने ए बी सी ये बोला था, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। तो आप इन कंडीशनों को आप भाई ध्यान से समझते चलना, ठीक है। और इसकी और कंडीशन है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक और कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन नंबर चौथी क्या कहती है, अगर मान लो ए, इसका आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स आपको अगर इसको निकालना है तो ए इनवर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, पता है आप क्या करोगे, ए बी सी माने ना मैंने इनको, तो ए का इनवर्स कर दो, बी का इनवर्स कर दो और सी का इनवर्स कर दो, बस आ गया इसका इनवर्स। तो अच्छा है ना ये जो भी है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी बराबर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 ए बी सी बराबर ट्रेस निकालना हो आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसका हिंदी मुझे पता नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेस। अब देखो अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो, ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे आप, जो भी ए बी सी एलिमेंट मेरे पास है उनका मैं इनवर्स कर दूंगा, ए इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, यानी ये जो चीज बता रहा हूँ मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम भी समझ सकता हूँ इंपॉर्टेंट, और मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी सिंपल बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज लेकर के, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक वेक्टर आप है जिसकी कोटि कितनी भी वो बोल देगा, ठीक है। वो कहेगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, यानी अब देखो वो हमसे पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो देखनी है, ठीक है, जैसे तो मुझे पता है देखो ये सारे यानी मुख्य वर्ग को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होंगे सारे जीरो होंगे, पर लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो यानी ये भी तो हो सकता है भाई कोई बड़ी कोटि का वो आप भी ले ले, तब तो हम भाई यहाँ पर देख नहीं सकते हम, ठीक। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो जो होती है n स्क्वायर माइनस n होती है, n स्क्वायर माइनस n। अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तो क्या होती है n स्क्वायर होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे वैसे एग्जाम्पल ले लो, सीधा समझ लेना ध्यान से। एग्जाम्पल क्या कह रहा हूँ मैं कि मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास कोई भी, वेक्टर आर्ग्यू है ना, डायगोनल मैट्रिक्स वेक्टर आर्ग्यू कहते हैं ना, कोई वेक्टर आर्ग्यू जिसकी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का मतलब जिसकी कोटि, ये क्या आपका वेक्टर आर्ग्यू, ठीक है, वेक्टर आर्ग्यू जिसकी कोटि जो है ना वो पता क्या है, वेक्टर आर्ग्यू जिसकी कोटि जो है वो कोटि मान लो कितना लेता हूं मैं, जैसे अगर मान लो मैंने ले ली उसकी कोटि 5 क्रॉस 5, ठीक है, 5 क्रॉस 5। आपको पता है मुख्य वर्ग का भी होगा तो 5 क्रॉस 5 होगा ना, तो ये समझ लो इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो यहाँ पर m इक्वल टू n होगा, या इसको इक्वल ही है कुछ भी मान लो, ठीक है, n दोनों बराबर ही होंगे, इसका मतलब n बराबर n कह दो या m बराबर n कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो, दोनों बराबर ही है ना, ठीक। तो 5 क्रॉस 5 है उसकी कोटि। अब आपसे वो कह रहा है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताइए और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बताइए, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ये हमें चीज यहाँ पर देखनी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो यहाँ पर क्या होता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो n स्क्वायर माइनस n होता है ना, तो 5 n की वैल्यू कितनी है 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 20, भाई n की वैल्यू 5 है क्या, 5 का 25 में 20, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा n स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कब हो सकती हैं कि जब मान लो डायगोनल के एलिमेंट भी क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है, तो तब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी, ये चीज है। और देखो यहाँ पर हम मिनिमम नंबर ऑफ जीरो n जो माइनस कर रहे हैं, n हम किसको माइनस कर रहे हैं सोच के देखो, n में जो माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी देखो मैट्रिक्स होगा ना, जिस भी कोटि का मैट्रिक्स होगा आप उसमें ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके सामने 4 क्रॉस 4 कोटि का अगर मैट्रिक्स है ना, तो उसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 4 होंगे, 6 क्रॉस 6 का होगा तो उसमें जो भी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे ना वो 6 होंगे, अगर मान लो 5 क्रॉस 5 होगा तो उसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 5 होंगे। अगर जैसे एग्जांपल इसमें देख लो, ये मेरे पास विकर्ण आप है ना, इसमें देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ये किसका 3 क्रॉस 3 का है ना, आपको दिख रहा है 3 ही कोटि है, 3 ही इसमें कॉलम है, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें मुख्य विकर्ण एलिमेंट 3 ही होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा था मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कब होंगी जब मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो जीरो नहीं होंगे, तब मिनिमम होंगी जीरो, ठीक है। तो अब मिनिमम होंगी जीरो, मिनिमम मुझे निकालना है, अब मिनिमम निकालने के लिए मैं क्या करूं कि n स्क्वायर, ये पूरे मान लो इस पूरे के जो अगर मुझे वो चाहिए क्या चाहिए एलिमेंट की संख्या चाहिए तो वो n स्क्वायर से निकलती है, n स्क्वायर होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है n स्क्वायर होती है। n स्क्वायर में से मुझे अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी, यानी इसको छोड़ करके सारी आ जाएंगी, इसका मतलब मैं n को माइनस कर रहा हूँ, यानी फॉर्मूला समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बना,
ठीक है, कैसे होना, तो n, क्योंकि जितनी भी कोटि का होगा उसमें जो n होगी ना वो उसके मुख्य विकर्ण की ही नंबर होगा, मुख्य विकर्ण की संख्या होगी वो n जो होगी। तो इसमें से अगर n माइनस कर दूंगा तो भाई मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी जीरो आ जाएंगी। अब n स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूँ इसका मतलब मैंने क्या किया है, सभी एलिमेंट निकालते हैं, डायगोनल भी जीरो मान लिया मैंने, क्योंकि मैं डायगोनल इसमें से माइनस कर ही नहीं था, तो इसका मतलब तो पूरे क्या निकाल देगा, पूरे एलिमेंट कितने उसके अंदर, सभी एलिमेंट जो होंगे वो जीरो ही होंगे। ठीक है, ये इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा विकर्णाभ्युह में, थोड़ा सा इसमें डीपली ज्यादा बता दिया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं विकर्णाभ्युह के आगे, जो आपके सामने जो आप भी होने वाला है वो अदेशाभ्युह। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, तो अब देखो हम अदेशाभ्युह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अदेशाभ्युह क्या होता है, देखो अदेशाभ्युह की अगर बात करूं तो वही सिंपल उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अदेशाभ्युह स्केलर मैट्रिक्स, तो देखो अदेशाभ्युह क्या होता है, सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अभी आपको पढ़ा विकर्णाभ्युह, ठीक है, विकर्णाभ्युह की तरह सेम क्या होगा, ये वर्गाभ्युह होगा एक। ठीक है, वर्गाभ्युह होगा एक फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो होंगे, को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, सेकंड। थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ये फिक्स नहीं है कि 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट, पर लेकिन सभी के सभी बराबर होने चाहिए। अगर √3 है तो √3 होना चाहिए मुख्य विकर्ण एलिमेंट, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन तीनों के तीनों, तीन नहीं कुछ भी हो, कितने भी हो, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सभी के सभी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। ये इसका पॉइंट कहता है, कौन सा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये ले लिया मैंने आपके सामने √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 ये है। ठीक, ये पर ले लेता हूँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखो ध्यान से, आप सेम उसी की तरह है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो सेम उसी की तरह ये विकर्णाभ्युह की तरह है, बस कितना डिफरेंस है कि वहां पर क्या था कि ये जो मुख्य विकर्ण एलिमेंट है ये इनको छोड़ करके सभी जीरो ही हैं। ठीक है, विकर्णाभ्युह में ये होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण एलिमेंट सभी के सभी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, यानी √5 √3 कोई √2 है, ऐसे हो सकता है, पर लेकिन इसमें क्या है कि मुख्य विकर्ण एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अब देखो ये जो है ये विकर्णाभ्युह तो है, भाई विकर्णाभ्युह में ये दोष नहीं कहा कि बराबर नहीं, अगर बराबर होंगे तो विकर्णाभ्युह नहीं होगा, वो विकर्णाभ्युह होगा, वो विकर्णाभ्युह होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अगर उसे अदेशाभ्युह होना है ना, तो जो भी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है सारे के सारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे √3 जैसे देखो -5 ये होता है अदेशाभ्युह के मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, अदेशाभ्युह कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है, मुख्य विकर्ण बराबर होने चाहिए एलिमेंट जो भी हैं। ठीक है, तो अदेशाभ्युह भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, सारे रिलेटेड अभ्युह हैं। ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक, एक इसका अभ्युह, एक और इसका टाइप बचा है। ठीक, फिर हम अभ्युह की समानता को डिस्कस करेंगे। ठीक, आप इस पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो अब देखो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आपका अभ्युह, ये उपअभ्युह। ठीक है, अब देखो उपअभ्युह को अगर डिस्कस करना चाहूँ मैं आपके सामने, तो देखो सिंपल उपअभ्युह, यानी उपअभ्युह जो बनेगा वो हमारे अभ्युह में से ही बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंटों को, जो मेरे पास अभ्युह, मान लो कोई भी एलिमेंट, कोई भी अभ्युह मेरे पास, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी अभ्युह मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये मेरे पास अभ्युह है। ठीक है, इस अभ्युह में से, ठीक है, मैं कुछ एलिमेंटों को लेकर के अगर दूसरा अभ्युह को बना दूं तो उसको मैं उपअभ्युह कहूंगा। क्या कहूंगा कि ये जो अभ्युह है जो बना हुआ, जैसे मान लो मैंने इस वाले एलिमेंटों को मैं उठा दूं तो मैं 5 6 8 9, ठीक है, ये मैंने अभ्युह बना दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो अभ्युह ना, ये मान लो मैंने बी बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं ए बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, ये तो मान लिया था। मैं क्या कहूंगा कि बी अभ्युह जो है, अभ्युह बी ए का
उपावयव है, ए का उपावयव है, ठीक है, ये चीज मैं बोलूंगा। तो ये होते हैं यहाँ पर सिंपल तरीका, जो बी है वो ए का उपावयव है, सॉरी बी जो है वो ए का उपावयव है, ऐसे होता है। अवयव में से हम कुछ एलिमेंटों को लेकर के कोई दूसरा अवयव अगर बना देते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, उपावयव कहता हूँ, ठीक है। उपावयव में क्या कहता हूँ, उपावयव होता है वो, ठीक। अब बात करूं मैं कि दो अवयव की समानता आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दो अवयव की समानता आप कैसे कर सकते हो, देखो दो अवयव की समानता करने का सिंपल तरीका होता है। पहली कंडीशन कहती है कि दोनों अवयवों का जो क्रम है ना वो समान होना चाहिए। क्या कहती है कि दोनों अवयव एक ही क्रम के हों, ठीक है। तो दोनों अवयव के क्रम को होने का मतलब, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे ए बराबर कोई मैंने अवयव ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। बी बराबर कोई अवयव ले लिया मैंने, तो ए बी सी डी ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ए बराबर को आप ले लिया, बी बराबर को आप ले लिया, इससे आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोनों आप भी एक क्रम को नहीं चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये जो आपको बराबर 2 × 2 का है, देखो ये भी 2 × 2 का है, दो ही पंक्तियां दो स्तंभ है, दो ही पंक्ति दो स्तंभ, दोनों की कोटि क्या है, बराबर है, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैं ए और बी की क्या कर सकता हूँ, पहली कंडीशन के अनुसार क्या कर सकता हूँ, समानता कर सकता हूँ। सेकंड कंडीशन में फॉलो होगी तब भी हम समानता कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि दोनों अवयवों ए एवं बी के संगत तत्व बराबर हों, ठीक है। देखो ये भी कंडीशन है कि ए और बी के जो एलिमेंट है वो भी बराबर होने चाहिए, ए और बी के एलिमेंट जो है वो भी बराबर होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, समानता कर सकते हैं दोनों अवयवों की। तो ये कहने का मतलब सीधा सीधा सिंपल तरीका है कि एक अवयव जैसा है दूसरा अवयव वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उनकी कंपेयर कर सकते हैं, जैसा है वैसा, ठीक है। तो देखो ये तो समझना सिंपल है, पर लेकिन इससे क्वेश्चन करते हैं बस, ठीक है। वैसे देखो कोई अगर 1 2 3 4 कोई अवयव है तो दूसरा भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, तो सिंपल है ये तो फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने में ये सहायता देता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने में कैसे, देखो मैंने क्वेश्चन ही लिया ये एग्जांपल। तो देखो ए बराबर क्या आपका 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या है x y 3 4। क्वेश्चन अगर आपसे कह दे कि ये जो है बी की क्या है, समानता, ठीक है, दोनों समानता रखते हैं, ए और बी जो आप दोनों समानता रखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये तो आप समझ गए होंगे कि दोनों के देखो संगत तत्व बराबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 है तो ये भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, तभी हम समानता कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बता कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है ये वाली, ठीक है, और कंडीशन सेटिस्फाई तो वो समानता रखेंगे, ठीक है, दोनों अवयव। तो वो आपसे कहेगा कि x और y की वैल्यू याद कर दो यहाँ से। तो देखो जब आपको पता है कि इस एलिमेंट के यानी जो अवयव है ये इसके जो एलिमेंट है वही सेम इसके एलिमेंट होंगे, पर आपको ये कह रहा संगत तत्व बराबर होते हैं। तो देखो ये 3 है तो ये भी 3 ही है, ये 4 है तो ये भी 4 है, बराबर ही है ना। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये y बराबर हो जाएगा, ये जो 1 है ये x बराबर हो जाएगा। संगत एलिमेंट का मतलब इसका जो a11वां एलिमेंट है ना इसका भी a11वां एलिमेंट के बराबर होगा, ये नहीं कि a11 a12 के बराबर, नो a11 a11 के ही बराबर होगा, a12 a12 के ही बराबर होगा। इसका मतलब x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, x बराबर 1, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2, ये है, ठीक है। तो x बराबर 1 y बराबर 2 ये हो जाएगा, ठीक, ये चीज है सिंपल। तो समझ गए होंगे आप इस चीज को। तो ये टॉपिक यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक। तो देखो इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इससे आपको थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा दिखने वीडियो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा ही रखते हैं। तो हमने वैसे तो बहुत टॉपिक कवर कर लिए हैं, बस क्या बताएं आप भी कैसे जोड़ते हैं, आप भी कैसे घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, ठीक, ये है। और आपका लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो बचेगा सममित अवयव के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो लेंगे, ठीक। और उसमें हम फिर लास्ट टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट है उसमें जो भी वो टॉपिक है ना उसमें तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ठीक। तो उसको तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो कॉन्सेप्ट तो आपके जोड़ना घटाना गुणा और दशमलव और विषम सममित अवयव इनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो हमने इतना इसमें डिस्कस किया, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के, ठीक।